चलिए आज हम लोग भोजन और उसके पोषक तत्व अर्थात फूड एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी होना सामान्य लोगों के साथ साथ स्टूडेंट्स और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी कंपटीशन हो, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। सामान्य लोगों के लिए इसकी जानकारी होना क्यों जरूरी है? तो दरअसल कई बार ये अक्सर बात होती है कि अरे भाई ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाओ, ये मत खाओ। अरे हम क्या खाएं भाई, क्या न खाएं और क्यों खाएं? आखिर ये भोजन होता क्या है और भोजन के जो पोषक तत्व हैं ये क्या हैं, क्या करते हैं ये हमारे शरीर में जाकर के? तो आइए इन सब प्रश्नों का जवाब जानने के लिए हम लोग थोड़ा विस्तार से इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, अतः इस टॉपिक को दो पार्ट में बांट करके इसके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब भोजन के पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो 6 पोषक तत्व प्राय भोजन में होते हैं हमारे। क्या? नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 है वसा यानी फैट, नंबर 3 है प्रोटीन, नंबर 4 है विटामिन और नंबर 5 है खनिज लवण यानी मिनरल्स और नंबर 6 है जल यानी वाटर। चलिए तो अब हम लोग करेंगे क्या, इन 3 पोषक तत्वों के बारे में इस वीडियो में हम लोग आपस में चर्चा कर ले रहे हैं। बाकी शेष 3 के बारे में अगले वीडियो में इसके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले पोषक तत्व अगर अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो दरअसल में कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2:1 में प्राय होता है। कार्बोहाइड्रेट के अगर स्रोत की हम बात करें तो जितनी भी मीठी चीजें होती हैं जैसे चीनी, गुड़ या मीठे फल, उसके अलावा चावल, आलू, गेहूं, यद्यपि नहीं मीठे हैं लेकिन इनमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। अब कार्बोहाइड्रेट करता क्या है अगर इसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जब हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो यह हमारे शरीर में जाकर शरीर की क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब ये जो हम लोग हिल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, ऊर्जा के कारण। और ये ऊर्जा हमें मिली किसकी वजह से? तो भोजन में ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट हम ग्रहण करते हैं उसी से मुख्य रूप से हमें शरीर की क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। शायद इसी वजह से कई बार देखिए हमारे आपके समाज में एक प्रथा प्रचलित रही है कि कोई भी गेस्ट आता है तो हम लोग उसको मीठा पानी, हालांकि आज उसका स्थान चाय ने ले लिया है, उसमें भी मीठा है, तो मीठा पानी सर्व करते हैं। तो मीठा पानी देने से होता क्या है असल में कि कोई व्यक्ति जो दूर दराज से चलकर आ रहा है वो थका हारा है, मतलब उसके शरीर की ऊर्जा एक तरह से खत्म होने की स्थिति में है, इसलिए थकान महसूस कर रहा है। तो हम लोग अब उससे आते ही तुरंत अगर प्रश्नों की बौछार कर दें और भाई कहाँ कैसे, तो वो एकदम बौखला जाएगा, नाप शनाप बोलना शुरू कर देगा। तो इसलिए हम पहले उसको मीठा पानी सर्व करते हैं और जैसे ही मीठा पानी ग्रहण करता है वो, आप देखें कुछ ही देर में वो बड़ी राहत की सांस लेता है, है ना। उसके बाद तब हम उससे कोई बात करते हैं तो बड़ा सलीके से वो आपस में आदान प्रदान विचारों का करता है। तो कहने का मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जब हमारे शरीर में जाते हैं तो शरीर को इनको पचाने के लिए ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। ये बड़े सरल अणु होते हैं। ये जैसे ही हम आंतों में ग्रहण करते हैं, आंतों के छिद्रों से अवशोषित होकर के ये ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं और वहां माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर एक तरह से इनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जारण होता है और ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। इसके बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि भोजन कोशिकाओं में जाकर इस तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, यानी उसका जारण होता है और तब उससे ऊर्जा बनती है। उसी ऊर्जा के कारण हम लोग तमाम अपने दैनिक क्रियाकलाप कर पाते हैं। तो आपने जाना कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से जितनी भी मीठी चीजें होती हैं, मीठे फलों में, उसके अलावा आलू में, चावल में, गेहूं में, इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये शरीर की क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए अब हम भोजन की दूसरी पोषक तत्व वसा की बात करते हैं। इसको कहा जाता है। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये वास्तव में एस्टर परिवार होता है कार्बनिक यौगिकों का,
उस परिवार के सदस्य हैं और इनके अणु काफी बेहद और जटिल होते हैं। अगर वसा के स्रोत की हम बात करें तो जितनी भी चिकनी चीजें होती हैं, तेल, घी, उसके अलावा मक्खन, पनीर, दूध, है ना, या मांसाहारी भोजन, इन सब में वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब वसाओं का कार्य क्या है? अगर इसकी बात करें तो वसाओं का भी मुख्य रूप से कार्य शरीर की क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करना। और एक बात है कि कार्बोहाइड्रेट के अणुओं की तुलना में वसा के एक अणु से लगभग 2 गुनी से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से लगभग 4 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा मिलती है, जबकि वसा से लगभग 9.3 किलो कैलोरी के आसपास ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के अणुओं की तुलना में वसा के अणुओं से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई गेस्ट आए तो हम उसको मीठा पानी के बजाय तेल घी शायद पिला सकते हैं। ऐसा तो नहीं करते भाई, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कारण क्योंकि वसा को जब हम ग्रहण करते हैं तो इसको पचाने के लिए हमारी आंतों को काफी वर्क करना पड़ता है। पाचन क्रिया में काफी समय लगता है, इसके अणु जटिल होते हैं और इसको पचाने के बाद जब इसके अणु अवशोषित होकर आपके छिद्रों से कोशिका में पहुंचेंगे तब ऊर्जा प्रदान करना शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 5-6 घंटे का समय लग जाता है। जब एक बार वसा ग्रहण करिए तो 5-6 घंटे बाद ये ऊर्जा देना शुरू कर देता है और काफी आंतों को वर्क करने के बाद अब कोई गेस्ट आया, उसको हमने मीठा पानी के बजाय अगर सपोज करिए तेल घी पिला दिया तो एक तो उसका शरीर वैसे ही थका हुआ है, आंतें भी थकी हुई हैं। अब आंतें ऐसी दशा में बगावत कर जाएंगी, विरोध कर जाएंगी भाई। वो कहेंगी बाजी अब एक तो हम पहले ही थके हुए, ऊपर से और भी काम दे दिया गया, जाओ हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब वो तुरंत भोजन को बाहर निकाल कर फेंकना शुरू कर देंगी। मतलब उल्टी, दस्त आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाएगा शायद। इसलिए हम इस गेस्ट को तेल घी नहीं पिलाते, ऊर्जा के लिए उसे मीठा पानी ही सर्व करते हैं। अब इसके साथ ही साथ एक बात और कही जाती है कि गर्मियों के दिनों में वसा का सेवन कम करना चाहिए। तो उसके पीछे वजह है, कारण क्योंकि वसा जब हम ग्रहण करते हैं तो जैसा कि आप जान गए कि ये इसके 1 ग्राम अणु से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो अब ये ऊर्जा देता है, यानी शरीर में गर्मी पैदा करता है वसा का अणु। बाहर गर्मी और भीतर गर्मी विस्फोट हो जाएगा, यानी शरीर में कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए गर्मियों के दिनों में वसा का कम से कम सेवन करना चाहिए। हाँ, सर्दियों के मौसम में इसका सेवन आप पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं। और दूसरी बात, कभी कभी होता क्या है कि कोई व्यक्ति कार्य कम करता है लेकिन तेल घी चिकनी चीजों, पापड़, चिप्स, तली भुनी तमाम तरह की चीजें खूब खाता रहता है। तो ऐसी दशा में जब वो व्यक्ति वसा का सेवन ज्यादा कर रहा है, कार्य कम कर रहा है, तो मतलब ऊर्जा खर्च कम हो रही है लेकिन ले खूब रहा है धड़ाधड़। तो ऐसी दशा में वसा हमारी स्किन के नीचे संचित हो जाती है, जिससे शरीर में मोटापा आ जाता है। कभी कभी आप देखेंगे त्वचा किसी चोट लगने पर या दुर्घटना के कारण त्वचा कट जाती है, छिल जाती है, तो वहां सफेद सफेद पीला पीला दिखने लगता है। तो वो वसा की परत ही होती है। तो हमारी आपकी स्किन के नीचे वसा की परत, वसा का एक तरह से गोदाम है, और जब वसा ज्यादा संचित हो जाएगी मोटापा बढ़ जाएगा। इसीलिए कई बार कह देते हैं, वसा को हम लोग चर्बी भी बोलते हैं, इसीलिए कई बार कह देते हैं ना कि भैया बहुत चर्बी चढ़ गई है। तो अब ये चर्बी जो शरीर में ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, अगर जरूरत से ज्यादा है तो नुकसानदायक है, क्योंकि इससे शरीर में कई प्रकार के रोग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सीमित मात्रा में वसा होनी चाहिए, क्योंकि इससे शरीर सुडौल रहता है और शरीर के भीतरी अंगों की सुरक्षा होती है। और कभी कभी जब हम अपरिहार्य परिस्थिति में व्रत वगैरह के समय या किसी अन्य समस्या से ग्रसित होने के कारण, मान लीजिए भोजन कम ग्रहण कर रहे हैं, ऊर्जा की हमारे शरीर को जरूरत है, तो ऐसी दशा में यह वसा जो हमारी स्किन के नीचे संचित है, यही डाइजेस्ट होकर के शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भी करने लगती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जो व्यक्ति भूखमरी का शिकार होता है, यानी जिसको भोजन कम मिलता है,
वो काफी दुबला पतला कमजोर होता है। कारण क्योंकि उसके शरीर में वसा संचित नहीं होती, बल्कि जो भी है वो सब भी डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए शरीर उसका दुबला पतला कमजोर हो जाया करता है। अब आइए पोषक तत्वों की कड़ी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगले पोषक तत्व प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन भी असल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए जटिल कार्बनिक अणु होते हैं जनाब। प्रोटीन के अणुओं की रचना अमीनो अम्लों से होती है, मतलब अमीनो अम्ल के अणु मिलकर के प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन जो हमें हमारे भोजन से मिलता है, सोयाबीन, दालें, जितनी भी दालें हैं, दूध, अंडा या जितने भी मांसाहारी भोजन हैं, ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अब प्रोटीन हमारे शरीर में जाकर करता क्या है? तो ये शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है, तथा शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग भी प्रोटीन अणुओं के द्वारा ही होती है। मतलब अगर प्रोटीन का सेवन न किया जाए तो शरीर की वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसीलिए कई बार जब कोई शिशु जन्म लेता है तो शुरुआती दौर में माँ का दूध उसको पिलाया जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो सियाना होने लगता है तो डॉक्टर लोग कई बार उसको सुझाव देते हैं कि भाई इसको थोड़ा अब दाल का जूस या कुछ प्रोटीन के दूसरे मतलब भोज्य पदार्थ इसको उपलब्ध कराइए। कारण क्योंकि माँ के दूध से अब उसको प्रोटीन की भरपाई नहीं हो पा रही, उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसकी प्रोटीन की मांग बढ़ गई है। तो हम ऐसी दशा में यदि उसको प्रोटीन भोजन के माध्यम से उपलब्ध न कराएं तो उस बच्चे का वृद्धि और विकास बाधित हो जाएगा, बच्चा बौना रह जाएगा शायद। और प्रोटीन की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो एक बीमारी है जिसका नाम है क्वाशरकोर। क्वाशरकोर नामक एक रोग हो जाया करता है प्रोटीन की कमी से। उसमें शरीर दुर्बल हो जाता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, चेहरा सूजन चेहरे पर आ जाती है, इस तरह के लक्षण दिखने लगते हैं। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी समस्या परेशानी के कारण कोई व्यक्ति अपने डाइट में, अपने भोजन में मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी ऊर्जा देने वाले पदार्थों का सेवन नहीं कर रहा है, तो ऐसी दशा में प्रोटीन का जो अणु है यही ऊर्जा देने का भी कार्य करने लगता है। मतलब शरीर की वृद्धि और विकास के साथ साथ, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा देने का कार्य भी प्रोटीन के अणु करते हैं। इसलिए प्रोटीन हमारे भोजन का बहुत ही उपयोगी पोषक तत्व है। अब शेष पोषक तत्वों के बारे में हम लोग अगले अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।